नमस्कार दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। अपेक्षा करता हूं कि आप कुशल होंगे और इस लॉकडाउन में अपनों के बीच सुरक्षित होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। और ये चर्चा जो है वो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के जो इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें हमारा जो एक चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हेलो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसे लिखा है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला आज के ज़माने में किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, फिर भी उनके बारे में इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए। साउथ अफ्रीका जो बहुत सालों तक अंग्रेज़ों की दास्ता से घिरा रहा और जो है रंग भेद के चलते विश्व के तमाम देश जो थे उससे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त कर लिए थे। बाकी जब नेल्सन मंडेला की जीत हुई, जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में, तो इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने 400 में से 252 सीटें प्राप्त की और एक बहुमत की सरकार नेल्सन मंडेला की बनती है। आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 30 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे और जेल में उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता रहा और बहुत यातनाएं सही उन्होंने, बहुत प्रताड़ना सही उन्होंने, बहुत टॉर्चर किया गया इनका। लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ शक्ति थी, और वो ये थी कि अंग्रेज़ों को अपने धरती से या अपने ज़मीन से खदेड़ देना है, बाहर निकाल देना है, और अंतिम में वो सफल भी होते हैं। तो ये जो कहानी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको बताने से पहले मैं अंग्रेजी के दो शब्द यूज करूँगा। एक शब्द का नाम है बायोग्राफी और दूसरे का नाम है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है बच्चों, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा से तात्पर्य ये है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है और बुक के रूप में पब्लिश होती है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद लिखी गई अपनी उनकी आत्मकथा है, इसीलिए हम इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में तो अपने जीवन के बचपन से लेकर के जेल और राष्ट्रपति पद तक के अनुभवों को साझा किया है। लेकिन जो आपके सिलेबस में जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है, आपके जो करिकुलम में है, वो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बनते हैं और 254 सीट पाते हैं, 400 में से उनकी सरकार जो है पाती है और इनकी सरकार बनती है। फिर वो डी क्लार्क और थाबो म्बकी और ये लोग जो है सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की जो है शपथ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी कहानी आप में प्रिस्क्राइब है वो नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह, इनॉग्रेशन जो सेरेमनी हो रही है साउथ अफ्रीका में, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है, जहां पे 140 देशों के अतिथियों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। और जो साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, वहाँ पे जो ये कार्यक्रम जो है तय किया गया था, वहाँ की ये कहानी है। और जो बहुत ही बड़ी स्पीच जो है नेल्सन मंडेला ने अपने उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में दी थी कि किस तरीके से उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन था कि मुझे अपने देश के लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। और वो बताते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की सरकार ने मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया, क्यों मुझे जेल में डाला, पूरी की पूरी बात बताते हैं। दोस्तों और साथियों, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, ये सबसे पहले 1994 में पब्लिश हुई थी और इस पे हॉलीवुड की एक मूवी भी बनी है ना। और जो हमारे इंडिया के जो है एक लोकसभा के सदस्य रहे हैं, एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम है अनंत सिंह, बिहार के मोकामा सीट से जो जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं, उनकी कंपनी ने इस पे हॉलीवुड की एक मूवी भी बनाई है और जो हिट भी हुई, काफ़ी देखी भी गई। बहुत बड़ी बात एक और है कि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनके बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, और नोबेल प्राइज़ फॉर पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार भी नेल्सन मंडेला साहब को मिला था। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। थोड़ी सी बात मैं नेल्सन मंडेला की जीवनी से एक कहानी के रूप में आपको ज़रूर रखूँगा। बात तब की है जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति हो चुके थे, इनकी सरकार जो नेशनल कांग्रेस की जीत हो चुकी थी, और मैंने बताया कि लगभग 30 से 35 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में थे।
जेल में बहुत आतंकवादियों की तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया। तो जेल का एक वाकया जो हुआ था उनके साथ, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ कि जब वो राष्ट्रपति हुए और एक बार वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो क्या है कि उस रेस्टोरेंट में कुछ दूर पे सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो खाना खा रहा है और उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तो नेल्सन मंडेला के दोस्त बोलते हैं कि देखिए उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी को बुखार हो या इस आदमी को ठंडा लग रहा है। नेल्सन मंडेला उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। खाना खाने के बाद, पैसा चुकता करने के बाद जब वो वापस अपने गाड़ी में बैठते हैं तो नेल्सन मंडेला के उस करीबी ने फिर वही सवाल दागा कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि उस आदमी के को ठंडा लग रहा था, उसको बुखार था, पर आपने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। बहुत सीरियस होकर के नेल्सन मंडेला अपनी बात को कहते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं कि सुनो, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ था, न तो उसको बुखार हुआ था, न तो उसको किसी प्रकार की समस्या थी। जानते हो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वो व्यक्ति जेलर था, उस जेल का जिस जेल में मैं कैदी के रूप में अपनी सज़ा काट रहा था। उसने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, आप कैदी थे और वो जेलर था, वो अपना काम कर रहा था, तो आपको देख करके उसको डर लगने की तो कोई बात नहीं है। मंडेला ने कहा नहीं, जो डर की बात है वो बात तो कुछ अलग है यार। और वो बात ये है कि जब मैं जेल में था और जब मुझे प्यास लगती थी, जब मैं पानी के लिए तड़पता था ना, जब इस व्यक्ति से जब मैं पानी मांगता था तो ये व्यक्ति मेरे ऊपर आकर के टॉयलेट करता था। इस तरीके से इनह्यूमन बिहेवियर इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया था। और आज मैं राष्ट्रपति हुआ हूँ और ये मुझे देख रहा है कि मैं इसके पास हूँ, इस व्यक्ति को डर खाया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि नेल्सन मंडेला मुझसे वो पुराना बदला ले जो मैंने इसके साथ गलत और घटिया हरकत की थी। नेल्सन मंडेला ने कहा कि इसीलिए मैंने तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे थे नेल्सन मंडेला कि दुश्मन के साथ कभी भी दुश्मनी जैसा बर्ताव नहीं किया उन्होंने। और यही वजह है कि नेल्सन मंडेला आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। नेल्सन मंडेला के कार्य और मानव समाज के लिए उनकी जो लगन और उनकी जो निष्ठा थी, उसने उनको नोबेल पुरस्कार दिलवाया। और आज नेल्सन मंडेला इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो अंग्रेज़ों के दास्ता से मुक्ति दिलाई, हमेशा हमेशा के लिए नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की नज़रों में गॉड के रूप में जाने जाते रहेंगे, माने जाते रहेंगे। और ये है नेल्सन मंडेला की छोटी सी बात। और फिर मैं आपको नेल्सन मंडेला की पूरी जीवनी जो यहाँ पे CBSE में प्रेस्क्राइब है, मैं उसकी एक एक लाइन आपके सामने रखने की पूरी कोशिश कर। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों और साथियों नेल्सन मंडेला की उस ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जो बेसिकली क्लास 10th CBSE में इंग्लिश के बुक में प्रेस्क्राइब है। तो आइए उस चैप्टर के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको इंग्लिश में एक टर्म यूज करूँगा, एपार्थीड, जो आपको बुक में लिखा, अगर आप देख पा रहे होंगे NCERT की बुक, आप अपने सामने रखिए बुक को। उसमें देखिए लिखा बिफोर यू रीड, वहाँ पे एक टर्म है ना, APARTHEID। एपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। ठीक है, हिंदी में इसे रंग भेद कहते हैं। रंग भेद की नीति का सबसे ज़्यादा अगर शिकार हुआ तो वो देश था साउथ अफ्रीका। वहाँ पे गोरे और काले का बहुत भेद था। जो वहाँ के लोकल्स थे, जो साउथ अफ्रीकन्स थे, जो नेटिव थे, वे ब्लैक थे, और वहाँ पे अंग्रेज रहते थे जिनको वाइट कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों का शासन था और वहाँ के जो ब्लैक लोग थे उन लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, बल्कि उनके साथ स्लेव जैसा व्यवहार किया जाता था। तो ये जो टर्म है अपार्थीड, इसके थ्रू क्या हुआ था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने भी देश आते हैं उन देशों ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो साउथ अफ्रीका से समाप्त कर लिए थे। एक तरीके से साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड की मेन स्ट्रीम है उससे अलग थलग पड़ गया था। ठीक है, तो मैं आपको BBC का वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि साउथ अफ्रीका के पहले काले जो है प्रेसिडेंट हुए। इसके पहले तो सब वहाँ पे वाइट होते थे क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। ये जो न्यूज़ है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC में 10 मई 1994 को पब्लिश हुआ था। वो बताते हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति हुए हैं और उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 में से 252 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत की सरकार नेल्सन मंडेला की बनी है।
और अफ्रीका के इतिहास में पहली बार जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी सबसे पहले अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं नेल्सन मंडेला, और 400 सीटों में से 252 सीटें उनको मिलती हैं। अब क्या है, जीत के बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो उनका राष्ट्रपति पद के लिए उनको जो है उनको अपना वो लेनी है, शपथ लेनी है। तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में या उनके इनाग्रेशन सेरेमनी में 140 देशों के जो है विशेष अतिथि जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे नेल्सन मंडेला अपनी जानी पहचानी एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे जानी पहचानी अपनी स्पीच देते हैं। नेवर नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। ये नेल्सन मंडेला का बहुत ही ऐतिहासिक भाषण है जो दुनिया के अच्छे स्पीच में एक माना जाता है। तो उसके बारे में बताते हैं वो, और कहते हैं कि कम से कम 1 लाख साउथ अफ्रीका के स्त्री पुरुष और बच्चे एक साथ आते हैं। वो जो है नेशनल एंथम गाते हैं, नेशनल सॉन्ग गाते हैं, डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और वो वक्त होता है नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं उस प्रिटोरिया के थिएटर में, एमपी थिएटर में, जहाँ पे 140 देशों के डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं और उन्हीं के बीच जो है नेल्सन मंडेला अपनी टीम के साथ हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ले चलते हैं आपको लाइव और आपको सुनाते हैं एक एक चीज़ें जो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। जैसा मैंने पहले बोला भी था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। लिखते हैं 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। वो 10 मई का दिन था, है ना। डॉन्ड मतलब सराउंडली विथ क्लोज, मतलब उस दिन सब कुछ बहुत ही चमकदार था, सब कुछ बहुत ही क्लियर था। क्यों भाई? क्योंकि उसी दिन जो अंग्रेज़ों के स्लेवरी से साउथ अफ्रीका मुक्त हुआ था और 30 से 35 सालों तक जेल में आतंकवादियों की तरीके से व्यवहार जो किया जाता था नेल्सन मंडेला के साथ, वो जेल से छूटे थे। और एक सार्वजनिक समारोह में 140 देशों के डिग्नेटरीज मुख्य जहाँ पे अतिथि लोग आए हुए थे, उनके सम्मुख जो है उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी। और इतिहास एक बहुत बड़े जो है इवेंट का साक्षी हो रहा था। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी साउथ अफ्रीका के इतिहास में। और रंग भेद की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, वो वहाँ पे समाप्त होने वाली थी। एक बार फिर जो है साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों की दास्ता और गुलामी से मुक्त हो रहा था। तो वो वक्त था राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह का नेल्सन मंडेला के। और वो लिखते हैं, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई मीन्स क्या होता है, सराउंडेड बाई, क्लोजली बाई, है ना, दे दिया गया। अब मैं उन लोगों के द्वारा घिरा रहता था। डिग्नेटरीज माने विशेष अतिथि एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशंस। मैं अब बहुत ज़्यादा देशों के जो अतिथि थे उनसे घिरने वाला था, क्योंकि बहुत से लगभग 140 देशों के अतिथि जो गेस्ट थे वो आ रहे थे और हिस्सा बनने वाले थे उस इनाग्रेशन सेरेमनी का। और एक बार फिर जो साउथ अफ्रीका दुनिया के तमाम देशों से अलग थलग पड़ गया था, एक बार फिर वो दुनिया से अपने आप को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस बात को नेल्सन मंडेला लिखते हैं, द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कि साउथ अफ्रीका के सॉइल में, इस धरती पे, यह अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग जो है आ रहे थे और आमंत्रित किए गए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, है ना। साउथ अफ्रीका की जो राजधानी प्रिटोरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पी थिएटर, मतलब एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल जो है यूनियन बिल्डिंग के पास जहाँ पे था, जहाँ पे उतने लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, जहाँ पे राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था नेल्सन मंडेला साहब के, उसकी बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि फॉर डेकेड्स, डेकेड मतलब एक डेकेड 10 ईयर का होता है, फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, सुपरमेसी माने सत्ता,
अभी तक यहाँ पे जो है इस जगह पे जो श्वेत लोग थे, जो सफ़ेद या जो गोरे लोग थे, उन लोगों का कंट्रोल यहाँ पे होता था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि इस यूनियन बिल्डिंग के पास जो एम्फी थिएटर है, इसमें 140 देशों के अतिथि जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी गोरे लोगों का यानी अंग्रेज़ों का जो कंट्रोल था हमारे ऊपर से, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा था। And now it was the site means place of a rainbow gathering. Rainbow gathering मतलब different caste, creed and religion, डिफरेंट कलर के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऑफ डिफरेंट कलर्स, नेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, अभी तक की जो गवर्नमेंट थी वो रेशियल गवर्नमेंट थी। रेशियल मतलब जात के आधार पर, यानी उनके कलर के आधार पर। अभी तक क्या था, वहाँ पे गोरे लोग, अंग्रेज ही अपना कंट्रोल करते थे। और साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला था जब एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी सरकार जो थी वो वहाँ के जो लोग थे, जो जनता थी, उनके द्वारा चुनी हुई पहली वैलिड सरकार बनने जा रही थी, और जिसकी कंट्रोलिंग थी नेल्सन मंडेला साहब के हाथों में, जो वहाँ के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में 140 देशों के अतिथियों को उन्होंने इनवाइट किया था। समझ में आ रहा है। आगे कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे। ऑटम मतलब होता है पतझड़ का ऋतु, है ना। कह रहे हैं कि उस ऑटम डे में आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनैनी। कहते हैं कि मैं अपनी बेटी, एकम्पनीड बाई मतलब उसका साथ मिलता है, अपनी बेटी जिनैनी के साथ था ऑन द पोडियम। और पोडियम पे कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने जो है सोन इन मतलब शपथ ली, अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और उसमें सबसे पहला नाम आया डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क का, जो बहुत बड़े एक रिवोल्यूशनरी थे, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में उन्होंने नेल्सन मंडेला का कदम से कदम मिला करके अपना साथ दिया था, मिस्टर डी क्लर्क। और वो सबसे पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अपने को शपथ ग्रहण लिया। और दूसरे नंबर पे आते हैं थाम्बो म्बेकी, जो फर्स्ट जो है डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वो करते हैं, शपथ लेते हैं। हालांकि थाम्बो म्बेकी बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। थाम्बो म्बेकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माई टर्न। माई मतलब होता है यहाँ पे मेरे द्वारा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो अक्सर पर्सनल प्रोनाउन में लिखी जाती है या आई वर्ड यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। कि जब सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने जो है सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया, और दूसरे नंबर पर थाम्बो म्बेकी ने जो है डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद मेरी पारी आई, व्हेन इट वाज माई टर्न आई प्लेज, मैंने शपथ ली, टू ओबे मानने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी उस संविधान के नियमों का पालन करने के लिए, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैंने ये भी शपथ ली कि मैं साउथ अफ्रीका के देश और यहाँ के लोगों के वेल बींग यानी कि भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, ये मैंने प्रॉमिस किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ पे जितने भी गेस्ट असेंबल्ड थे उन लोगों को देखते हुए मैंने अपनी बात कहनी शुरू की। मैंने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर मतलब होता है, कॉन्फर एक फॉर्मल वर्ब है, जब किसी को उपहार वगैरह गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पे कॉन्फर यूज करते हैं, मतलब किसी को देना। और वहाँ पे उस सभा को संबोधित करते हुए जो 140 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे वो बोलते हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो नई आज़ादी साउथ अफ्रीका को मिली है, आप सब ये वक्त उस चीज़ का साक्षी बन रहा है, उस चीज़ का गवाह बन रहा है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, है ना, जो यहाँ पे डिसास्टर आया था, जो यहाँ पे विकराल स्थिति थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक बहुत लंबे समय तक जो गोरे लोगों का आतंक यहाँ पे फैला हुआ था,
दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय तक यहाँ पे अपने आप को बनाए रखा, अब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अब और ये जो वक्त आया है, हम लोग जो शपथ ले रहे हैं, यह पूरे मानवता के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी, पूरे समाज के लिए गर्व की बात होगी। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो कहते हैं कि अपार्थाइड या रंग भेद के चलते, है ना, नस्लीय भेद के चलते, गोरे काले के चलते, जो हम कुछ समय से पूरे विश्व से डिप्लोमेटिक चीज़ों से अलग थलग पड़ गए थे, यानी विश्व के अन्य देशों ने हमसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त कर लिए थे। एक बार फिर से हमें इस चीज़ का प्रिविलेज, विशेष अधिकार मिल रहा है कि जब आप सभी लोग यहाँ पे पधारे हैं और आप लोग इस साउथ अफ्रीका की धरती पर इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि आप लोगों का देश या हम लोगों से आप लोगों के देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे से पुनः जुड़ जाएंगे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट का, उन सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए हुए जितने भी मेहमान हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग आए, आप सभी लोग वहां पे आए और इस चीज़ का जो है विटनेस बन रहे हैं कि एक हमारी जो कॉमन विक्ट्री हुई है, जो इस न्याय की और जो शांति की और जो मानवता के स्वाभिमान की जो जीत है, आप सब लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगे कहते हैं वो, We have at last achieved our political emancipation। आखिर अंत में हम लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकार को प्राप्त कर लिया है। हमारा राजनीतिक अधिकार है कि हम खा सकें, पी सकें, सो सकें, हम स्वतंत्र रह सकें, हम खुद निर्णय ले सकें, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल न हो। आज हम उन सब चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। डिस्क्रिमिनेशंस मतलब क्या होता है? भेदभाव। डिप्रीवेशन मतलब क्या होता है? वंचित कर देना। सफरिंग मतलब जो समस्याएं हैं। वो कह रहे हैं कि वी प्लेज आवर सेल्फ, आज हम इस चीज़ का वादा करते हैं, इस चीज़ की कसम खाते हैं कि टू लिबरेट आवर पीपल, कि हमारे जो लोग हैं उनको हम मुक्त कर देंगे कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि इस लगातार चलती आ रही इस गरीबी के बंधन से मुक्ति देंगे। डिप्राइवेशन, हम वंचित जो चीज़ों से थे हम उसको प्रदान करेंगे। और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशंस होता रहा है, जो भेद होता रहा है, वो आज के बाद से ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और नेवर नेवर नेवर, आज के बाद ये कभी भी और कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं ऐसा होगा कि जब साउथ अफ्रीका जैसा एक खूबसूरत देश इस चीज़ का अनुभव करेगा कि वहाँ के लोग एक दूसरों के द्वारा ऑपरेशन सताए जा रहे हैं। यानी आज के बाद से ही सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और जो सताने वाली चीज़ें थीं, अंग्रेज़ों की जो दास्ता थी, जो गुलामी थी, वो आज से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जा रही है। आज से क्या होगा? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एज ह्यूमन अचीवमेंट्स, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। आज जो सूरज डूबेगा ना, वो सूरज इतना अच्छे तरीके से शाइनिंग करते हुए कभी नहीं डूबा था जितना आज सूरज डूबेगा। क्यों? क्योंकि आज ही सूरज डूबने के बाद कल जो नया दिन आएगा, वो नया दिन एक नई खुशियाँ लेकर के हमारे जीवन में आएगा और हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेज, उनका अधिकार
और उनकी प्रताड़ना, उनका हम लोगों को परेशान करना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता अपना आधिपत्य जमाए, शासन करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर इस अफ्रीका का कल्याण करें। और आगे वो अपनी बात कहते हैं, मैं बताता हूँ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. मैंने बोला जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो उस समय जल थल और वायु जो हमारी आर्मी के लोग हैं वो लोग वहाँ पे अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, है ना। चाहे वो लाल किला हो, इंडिया गेट पे अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, अपनी शक्ति का जो है विदेशियों को अपनी शक्ति का अंदाज़ा दिलाते हैं। जो पड़ोसी देश हैं उनको अपनी ताकत और अपनी क्षमता को बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है। उसी चीज़ को नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे, वी आर लिफ्टेड आवर आइज़ इन द ऑ, हम अपनी आँखों को ऊपर करके देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के जेट, उसके हेलीकॉप्टर और उसके लड़ाकू विमान जो हैं वो गरजते हुए परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, इस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गरजते हुए गुजरेंगे। हमारे साउथ अफ्रीका की जहाज़ें, उसके लड़ाकू विमान, उसके हेलीकॉप्टर, ये सब जो हमारे युद्ध टैंक हैं, ये जो चीज़ें हैं अभी हमारे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गरजते हुए जाएंगे। और ये एक समय आज है जब हम खुल करके जी रहे हैं, और कभी ये यूनियन बिल्डिंग अंग्रेज़ों के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। हम सब जो है आतंकवादियों की तरीके से ट्रीट होते थे और हमें जेल में डाल दिया जाता था, हमारे अपने कोई अधिकार नहीं थे। आज के बाद से उन सब पुराने चीज़ों की समाप्ति हो रही है और एक नई सरकार बन रही है, और एक नए उजाले के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई समस्या? आगे देखिए। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. बहुत खुल करके जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आप यहाँ से कोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेसी के प्रति जो हमारी मिलिट्री है उसकी लॉयल्टी बनती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करे, खुशियों का इजहार करे। ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत ये है या उससे कहीं बहुत आगे ये बताएं कि जो हमारी ये आर्मी है, ये लोग नई चुनी हुई सरकार के प्रति अपना समर्पण जता रहे हैं। ये इस चीज़ का जो है, इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। मतलब हम आज़ाद हो गए हैं, हम जीत गए हैं, तो हमारी आर्मी की लॉयल्टी बनती है कि वो हमारे देश के प्रति लॉयल हो और अपने शक्ति का प्रदर्शन करे। वो एक अलग बात है कि वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। उससे बढ़ कर के कहीं ना कहीं इन लोगों का जो जोश है वो इस चीज़ को बयां करता है, इस चीज़ को जताता है कि जो नई चुनी हुई जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसमें इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। आप समझ में आ रहा है ना। Only moments before the highest general of South Africa Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो आतंकवादियों के तरीके से मेरे साथ ट्रीटमेंट किया जाता था। यही आर्मी के लोग, यही ऑफिशियल्स मेरे साथ जो है क्रूरता का व्यवहार करते थे, बहुत बुरी तरीके से पेश आते थे। लेकिन आज जब मैं राष्ट्रपति पद की शपथ ले लिया हूँ तो ये लोग आज मुझको सैल्यूट कर रहे हैं। इनके सीने पे चमकते हुए जो बैज हैं जो इनके वीरता को बताते हैं, वो इसलिए नहीं है कि ये मेरे प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस चुनी हुई सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में इनका बहुत विश्वास है, जिसके चलते ये आज इस स्थिति में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको सैल्यूट कर रहे हैं। और ये चूँकि हमारी चुनी हुई सरकार में बहुत विश्वास करते हैं, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि वो दिन मैं भूल जाऊं
कि पहले जब मैं राष्ट्रपति नहीं था, सामान्य व्यक्ति की तरीके से जेल में आतंकवादी की ज़िंदगी जी रहा था, तो इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया था या मेरे साथ मिसबिहेव किया था। आज उन सब चीज़ों को सोचने का वक्त नहीं है। आज तो वक्त जश्न मनाने का है, खुशियाँ मनाने का है। और इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि ये लोग, आर्मी के लोग, अपने शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार में अपने विश्वास को और भी मजबूत कर रहे हैं। ये चीज़ें हमको ताकत देती हैं और आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मैंने आपको बोला ना कि अब मुझे एकदम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि कुछ सालों पहले ये लोग जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, तब सैल्यूट करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग सीधे मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। फाइनली chevron of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तब तक क्या हुआ, सेवरॉन मतलब होता है वी शेप में, वी आकार का एक जो है विमान उड़ता है, जेट उड़ता है और डिफरेंट कलर के ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड कई कलर के धुएं को छोड़ता हुआ जाता है और उससे एक साउथ अफ्रीका का फ्लैग सा बनता है। उसको देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा रोमांचित हो उठते हैं। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelele अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। कह रहा है कि और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए क्या है कि आज जो दिन है, हमारे देश के लोग दो नेशनल एंथेम गा रहे हैं, दो राष्ट्रगान गा रहे हैं। एक वो लोग हैं जो गोरे लोग हैं, वो नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और जो दूसरे ब्लैक लोग हैं वो डाई स्टेम करके अपने ओल्ड एंथेम जो वहाँ के रिपब्लिक तक का था वो गीत गा रहे हैं। यानी दो डिफरेंट तरीके के नेशनल एंथेम वहाँ पे हो रहे हैं। जो गोरे लोग हैं वो अपना नया वाला बोल रहे हैं और जो लोग हमारे पुराने हैं, जो ब्लैक लोग हैं, वो अपने पुराने उस राष्ट्रगान को, नेशनल एंथेम को दोहरा रहे हैं। कहीं पे किसी को किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, दोनों लोग आपस में मग्न हैं। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, despised मतलब होता है घृणा करना, they would soon know the word by heart, और बहुत जल्दी वे उन शब्दों को अपने हृदय से सुनेंगे। यानी इसके पहले क्या होता था, जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज़ों के नेशनल एंथेम को सुनने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारा अंग्रेज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक उसी तरीके से हम ब्लैक लोगों का नेशनल एंथेम सुनने में अंग्रेज़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर आज ऐसी स्थिति आई है कि जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, यहाँ पे जो गोरे हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो अपना एंथेम गा रहे हैं, जो ब्लैक हैं वो अपना एंथेम गा रहे हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa passed their different and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। Underline कर लीजिए। कह रहा है कि मेरे जन्म के समय की बात है, जब मैं पैदा हुआ था साउथ अफ्रीका में, उस समय इन अंग्रेज़ों ने गोरे और काले की एक बहुत बड़ी सी रेखा खींच दी और हम दोनों बट गए वहाँ पे। अंग्रेज़ों ने गोरे और काले का यानी अपार्थाइड की एक बहुत बड़ी सी लाइन खींच दी, जिससे वाइट स्किन वाले जो है ब्लैक स्किन लोगों से नफरत करने लगे। वो उनके साथ गुलामों या स्लेव जैसा व्यवहार करने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the, देखिए, basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। और उन लोगों ने गोरे और काले का जो डिफरेंट बनाया, जो डिफरेंस किया, इससे क्या हुआ
कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटी की स्थापना साउथ अफ्रीका में हुई, जहां तक हम लोग जानते हैं। यानी कि गोरे काले की भेद का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम साउथ अफ्रीका में हुआ था। उस चीज़ की बात यहाँ पे राइटर ने बताने की कोशिश की है। अच्छा, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin। वो चीज़ें तो पुरानी चीज़ें समाप्त हो गई। अब एक जो नई सरकार आई है, यह सरकार किसी भी व्यक्ति के स्किन के आधार पर, उसके कलर के आधार पर या उसके जात के आधार पर सुख सुविधाओं को मुहैया नहीं करवाती, बल्कि समस्त लोगों को एक नज़रिए से देखती है। ये इसकी डेमोक्रेटिक स्टाइल है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई people who suffering and courage can never be counted or repaid। कहते हैं कि इस फ्रीडम को, अंग्रेज़ों से इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे बहुत से लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर उनका नाम लिया जाए या उनके प्रति दो शब्द कहे जाएं तो वो सब कम होंगे जिस समर्पण से, जिस लगन से उन्होंने हम लोगों का साथ दिया है, जिसके चलते हम लोग अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करा पाए हैं। अफ्रीकन कह रहे हैं कि दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियार्ड्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और तमाम ऐसे देशभक्त थे जो इस देशभक्ति की लड़ाई में लड़ते लड़ते मुझसे पहले ही मौत को प्राप्त हो चुके। आज वो इस फंक्शन में, इस इनाग्रेशन फंक्शन में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी स्मृतियों को, मैं उनकी मेमोरी को जो है सैल्यूट करता हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought। और बहुत दुख के साथ कहते भी हैं कि मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं इस खुशियों को अपने उन तमाम मित्रों के साथ साझा नहीं कर सकता जो इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को फ्रीडम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। आज हमारे बीच जिंदा नहीं हैं और मुझे इस चीज़ का बेहद दुख है कि आज वो इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि उनके बलिदान के बाद उनका देश साउथ अफ्रीका अपने आप में कितना परिवर्तन ला लिया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। मैंने बताया ना, अपार्थीड या जो रंग भेद की नीति थी, इसने हमारे लोगों को और हमारे देश को बहुत गहरा जख्म दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effort, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisselers, the Chief Lithus, the Sobkis of our 9 men of such extraordinary। आगे बोलते भी हैं, वो कहते हैं कि किन लोगों ने इस आज़ादी में पार्टिसिपेट किया, अपने प्राणों की बलि दी। उसमें नाम है ओलिवर टैम्बोस का, वाल्टर सिसलिस का, चीफ लुथलिस का और यूसुफ डैडूस का, ब्रैन फिशर्स का, रॉबर्ट सुक्वेस का, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में हमारे बीच जिंदा नहीं हैं। काश वो जिंदा होते तो देख पाते कि उनके मेहनत और लगन ने, उनके बलिदान ने कितना कुछ परिवर्तन कर दिया, कितना कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर दिया इस साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये देखिए उनका नाम है ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुली, चीफ लिथलीज, यूसुफ डैडूस, ब्रैन फिशर एंड रॉबर्ट सोबुक्वे। ये कुछ वहाँ के क्रांतिकारी लोग रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं करेज, विजडम एंड क्यूरियासिटी दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। जो उन्होंने साहस दिखाया, उनकी बुद्धिमानी जो थी, जेनरसिटी जो उनकी दयालुता थी, फिर उसको अब किसी के सामने वर्णन करना संभव नहीं है।
perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. यहाँ पे मैं आपको कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि हमारी जो धरती है, जो हमारा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा अन्न धन सोना चांदी गड़ा हुआ है, पर इन सब चीज़ों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की प्रजा, हमारे अपने लोग प्रसन्न रहें तो उसके सामने इन हीरे मोती मड़ियों और सोने और चांदी की कोई कीमत नहीं रह जाती है। देखिए, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, है ना। जब इन कॉमरेड लोगों के साथ मैं लड़ाई में था तो मैंने जो है कुछ चीज़ें सीखी, करेज सीखा, मैंने साहस सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence, is not he who does not feel afraid, but the who conquers the fear. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान दीजिए कि मैं इस लाइन को फिर से एक बार आपको कोट करूँगा। करेज के बारे में कहते हैं कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही, एक ब्रेव मैन, एक साहसी व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता। साहसी व्यक्ति उसे नहीं कहेंगे कि मुझको, जिसको डर नहीं लगता वो साहसी व्यक्ति नहीं है कि मैं बहुत साहस वाला हूँ, मुझको डर नहीं लगता। नहीं, ये जो है साहस की परिभाषा नहीं है। वो आगे अपनी बात को कहते हैं, कह रहे हैं बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना है, अपने उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ही असली मूल मंत्र है। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, कह रहा है आई लर्न द, अच्छा, दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी वो है, विद्वान आदमी वो है जो हु डज नॉट फील, द मैन he who does not feel afraid but he who conquers that fear, है ना, कि जो अपने डर को समा लेता है, अपने डर को बचा लेता है, वही वीर पुरुष है, बल्कि जिसको डर लगता है वह वीर पुरुष नहीं है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति के चमड़े के रंग के आधार पर किसी से नफरत करे कि वो गोरा है, वो काला है। इसके आधार पर अगर वो किसी से नफरत करता है तो वो इंसान नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को जो है नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और जब उन्हें नफरत करना वो सीख लेंगे तो प्रेम करना सिखाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. वो कहते भी हैं, साइकोलॉजिकल टर्म है कि किसी व्यक्ति के अंदर जितना जल्दी इंसानियत नहीं आती, उससे जल्दी उनके अंदर जो है एक बार कोट करूँगा, क्षमा चाहूँगा। हाँ, लाइन कहाँ गई? हाँ, taught to love, for love comes more naturally to the human heart that its opposite। कह रहे हैं कि प्रेम जो है ना वो बहुत ही नेचुरल तरीके से हृदय के अंदर में आता है। माफ़ कीजिएगा, जो नफ़रत है, नफ़रत तो देर में पैदा होती है, प्रेम पहले पैदा होता है। अगर हम नफ़रत करना सीख लिए हैं तो हम अपने आप को, अपने हृदय को प्रेम कराना आसानी से सिखा सकते हैं। People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love। माफ़ कीजिएगा, for love comes more naturally to human heart than its opposite। Even in the grimmest times, जो सबसे खराब दिन थे जेल में उसकी वो बात करते हैं। When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards
perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. कहते हैं कि कभी जब मैं जेल में कैद था, तो कभी कभी कुछ ऐसे गार्ड, जो जेल के गार्ड होते थे, वो मुझको देख करके स्माइल देते थे। लगता था कि उनके अंदर मानवता है, जिसके चलते मैं कुछ दिन तक और आसानी से अपनी ज़िंदगी को सब गम भुला करके काट लेता था। ठीक है, हाँ, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मीन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझाना, कि जो मनुष्य है उसकी जो अच्छाई है वो एक लौ की तरीके से होती है, एक दिए के बाती की तरीके से होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है पर उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। और आगे बोलते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के ऊपर दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक तो ये जिम्मेदारी है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। दूसरा, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति कुछ जो है नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। इट इज़ अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यह सभ्य और मानव की जो है का समाज है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी। और इस समाज में हर व्यक्ति अपने क्षमता के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर जो है अपने सभी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम है। पर एक हम थे साउथ अफ्रीका में, जब हम अपने किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस इन द ऑब्लिगेशंस। पर मेरी तरह कोई भी आदमी उन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में असमर्थ था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जब कोई एक काला व्यक्ति है ना, साउथ अफ्रीकन, नेटिव साउथ अफ्रीकन एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता था, है ना, अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता था, तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको कैद कर लिया जाता था और उसको फिर जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ पे लिखा है, देखिए, इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। उसे अपने परिवार से अलग रहना पड़ता था। A twilight existence of secrecy and rebellion, उसके ऊपर जासूसी और रिबेलियन मतलब देशद्रोह का उसके ऊपर कठोर कार्रवाई उसके ऊपर की जाती थी। विद्रोह की, ये विद्रोह करता है हमारे लोगों के प्रति और हम लोगों की जासूसी करता है। I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a father, a brother and as a husband। मैंने महसूस किया कि एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में और एक भाई के रूप में मैं अपने उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों के अधिकार इतने कड़े थे कि कोई व्यक्ति भी इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता था। और आगे कहते भी हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पैदा हुआ था और मुझको तब छोड़ा जाए जब मुझको भूख लगी हो। नहीं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता था, मैं फ्रीडम रहना चाहता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जो है फ्री पैदा ही हुआ था और फ्री रहना भी चाहता था। फ्री इन द एवरी वे दैट आई कुड नो, और हर तरीके से फ्री रहना चाहता था, अपने मन का होना चाहता था जैसे मैं चाहता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, है ना, सिंपल सी लैंग्वेज है कि अपने माँ की झोपड़ी के पास मैं आराम से हरी घासों पे दौड़ सकने के लिए, है ना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो स्वच्छ पानी की धारा है उसमें तैरने के लिए। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से गुजरती है। फ्री टू रोस्ट में लीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो हमारे
बड़े साइज के जिनका कुबड़ निकला था, जो बुल्स थे, जो सांड थे, उनको मैं जो है चलाते हुए देख सकता था। खेत में जोतने वगैरह का काम लिया जाता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने ट्राइब में, अपने जनजातियों के लोग जैसे थे, उन लोगों के तरीके से मैं जब तक जीवन जी रहा था, अपने पिता की बात मान रहा था, तब तक मैं कोई भी कानून तोड़ने वाला नहीं था, तब तक मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं चला। और जब मैं इन तमाम गलत चीज़ों का मैंने विरोध करना शुरू किया तो लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया और बताया कि मैं एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि मैं एक आतंकवादी हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ इन द द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ द इंट। ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब कुछ क्षण की जो स्वतंत्रता है। एक स्टूडेंट के रूप में मैं खुल करके जो है स्ट्रीट में घूमना चाहता हूँ, स्वतंत्र होना चाहता हूँ, स्वच्छंद होना चाहता हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण न रहे। आउट नाइट रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। मैं वो पढ़ सकूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रूटेड इन अ लॉफुल लाइफ। इन तमाम चीज़ों को बताते हैं कि इन तमाम तरीके की फ्रीडम को मैं लेना चाहता था और जिसके चलते मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला और अंतिम में मेरी उसमें जीत हुई। तो कहीं ना कहीं जो स्टोरी है एक डिटर्मिनेशन को दिखाती है कि कितनी भी हमारे लाइफ में समस्याएं क्यों ना आएँ, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना आएँ, लेकिन अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो हम बड़े से बड़े उद्देश्य को पा सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन कुछ समय मैंने देखा कि न तो मैं आज़ाद था, न तो मेरे भाई बहन आज़ाद थे, और मैं सबकी आज़ादी चाहता था, इसलिए मुझको प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed मतलब होता है काट छाट करना, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the great hunger for the freedom. अपनी बात को कहते हैं वो कि भूख हड़ताल किए थे वो पूरे देश के लिए भूख हड़ताल थी। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बात को कही है। ऑफ माई पीपल it was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, and animated myself that transformed a frightening young man into a bold one. It was the desire for the freedom of my people. ये मेरे अपने लोगों की इच्छा थी कि उनको फ्रीडम मिले, है ना। जो उनके अंदर की डर थी वो डर अपना उनके अंदर की ख़त्म हो। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. कि जो एक व्यक्ति से जीवन से बहुत प्यार था वो मांग और भिक्षु जैसा जीवन बिताने लगा, एकाकी जीवन बिताने लगा। I am not no sure virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom as I was allowed when I knew my people were not free. कि मुझे लिमिटेड जो है स्वतंत्रता मुझे पसंद नहीं थी, मैं स्वतंत्र होकर के जीना चाहता था। और ऐसा मैंने देखा भी कि मेरे समाज के ऐसे बहुत से लोग थे जो इन तमाम तरीक़ों के बंधनों में बंधे थे और अपने जीवन को खुल करके नहीं जी पा रहे थे। The chain on any one of my people were the chain on all of them. अगर मेरे किसी व्यक्ति के ऊपर जो है जंजीर लटकी हुई है तो हमारे समुदाय, हमारे ट्राइब के हर व्यक्ति के ऊपर वो जंजीर है। यानी हमको एकजुट होना है, यानी किसी एक व्यक्ति की प्रताड़ना हमारे पूरे समाज के लिए प्रताड़ित कर देने वाली है। यानी हम लोगों को मिल करके उस व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना चाहिए। देखिए,
I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred. इसको आप नोट करिए कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वो व्यक्ति कभी आज़ाद नहीं माना जाता, उस व्यक्ति को भी हम गुलाम की ही कैटेगरी में रखते हैं. He is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. I was not truly free if I am talking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश की है राइटर ने. मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. तो ये था अब जो है नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और वहाँ से जो कुछ अंश लिए गए थे. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज उन्होंने अपनी बात कही थी. और जब जो वहाँ पे प्रथम आम चुनाव होते हैं और 30 से 35 साल की जेल के बाद जब नेल्सन मंडेला बाहर आते हैं, उनकी पार्टी जो नेशनल कांग्रेस है उसको 400 में से 452 सीटें मिलती हैं. तो एक मौका आता है शपथ ग्रहण समारोह का, और 140 देशों से अधिक लोग वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं. और ये कहानी कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है कि अगर आपके पास क्षमता है, डिटर्मिनेशन है और आप बहुत सकारात्मक छवि वाले हैं तो जीवन में कभी भी आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपनों तक इसे ज़रूर भेजिए ताकि हम लोग अपने उद्देश्यों को में पूर्ति में सहायक हो सकें. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. एक बार फिर से नमस्कार.